आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुल्क में जारी कई महीनों से जारी सियासी अफरा तफरी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज उसकी एक और बदतरीन मिसाल नज़र आई पंजाब, जहाँ पर आज पंजाब हुकूमत का बजट पेश होना था, लेकिन कशमकश थी जो सुबह से शुरू हुई और अब तक बल्कि जारी है। आज असम्बली का सेशन, बजट इजलास 2 बजे दोपहर को शुरू होना था, मगर इससे कबल इस बजट इजलास को पुरअमन तरीके से चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मबनी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास 5 घंटे डेडलॉक का शिकार रहा। गुफ्तगू दर गुफ्तगू, मसले दर मसले, मगर मसला हल नहीं हुआ और बजट इजलास मुनक्कद होना अज़ाब जान बन गया। तवील बहस मुबाहिसे के बाद हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान माहिदा तय पाया और आखिरकार 6 घंटे की ताख़ीर से बजट सेशन का आगाज़ हुआ। मगर इस वक्त जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें फिर तात्तुल हो चुका है, क्योंकि जिस काबीना का ऐलान किया गया है, जो हमज़ा शहबाज की काबीना होगी 8 रुकनी, उसमें अताउल्लाह तारण को रखा गया है और बताया गया है कि वो वज़ीर इत्तलात होंगे, जबकि वो मेंबर नहीं है पंजाब असम्बली के। और आज जो ये इजलास इस कशमकश के बाद शुरू हुआ, उस इजलास में अताउल्लाह तारण बैठे थे और स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि उनकी मौजूदगी वहाँ पे क़तई ज़रूरी नहीं है, वो इजलास से निकलें और वो जाएँ। और यही मुतालबा था तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दूसरे अरकान का, और जिसके बाद एक तात्तुल सा हुआ और जिसके बाद असम्बली का इजलास फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है या रोक दिया गया है। जनाब स्पीकर परवेज़ इलाही का कहना है कि अताउल्लाह तारण निकलें, अदरवाइज़ इस इजलास को वो मुलतवी कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। इससे काबिल साबिक़ सूबाई वज़ीर कानून जनाब राजा बशारत ने कहा था कि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन अरकान पर बेबुनियाद मुकदमात बनाने की वजह से डेडलॉक हुआ है, जिन्हें अब हुकूमत ने वापस लेने की यकीन दहानी कराई है। गोया कि आज इस मुज़ाकरात के नतीजे में इस वक्त की जो अपोजिशन है या जो साबका हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ और काफ लीग वगैरह के अरकान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए गए या उनके कारकुनान जो गिरफ़्तार हुए हैं, आज इस गुफ्तगू में जो कि हमज़ा शहबाज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान या तहरीक इंसाफ वालों के दरमियान जनाब चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान हुई, उसके नतीजे में इन मुकदमात को ख़त्म करने और गिरफ़्तार शुदगान को रिहा करने का फ़ैसला हुआ। और राजा बशारत ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि अब बजट इजलास हो पाएगा। अपोजिशन का ये मौक़िफ़ था कि हमारे खिलाफ जो बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए हैं इस वक्त तक, उन तमाम मुकदमात को वापस होना चाहिए। आपको याद होगा कि इससे पहले चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के वक्त जो मुकदमात बनाए गए असम्बली के वाक़यात के हवाले से वो, और उसके बाद फिर जब लॉन्ग मार्च के हवाले से मुकदमात बनाए गए, तो मैं समझता हूँ कि वो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों कारकुनों के ख़िलाफ़ तमाम मेंबरान असम्बली, मेंबरान कौमी असम्बली और मेंबरान सेनेट के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि उन तमाम मुकदमात को वापस लिया जाए। आज इसी पर मुज़ाकरात होते रहे और बिल आखिर ये तय पाया कि हुकूमत वो मुकदमात वापस लेगी। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत के मामलात नहायत अनोखे तरीके से चल रहे हैं। 2 हफ्ते कबल पंजाब काबीना के 8 अरकान ने हल्फ उठाए और बताया गया कि काबीना के मज़ीद अरकान अनकरीब हल्फ उठाएंगे, मगर आज तक ऐसा नहीं हो सका। गुज़िश्ता रात अचानक 8 वज़रा में से सिर्फ 2 के नोटिफिकेशन जारी हो गए, जिनमें कहा गया कि वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत कानून के कलमदान किसी के पास ना होने के बायस सूबाई वज़ीर उवैस लगारी बजट पेश करेंगे, जबकि वज़ारत कानून की ज़िम्मेदारी मलिक अहमद ख़ान संभालेंगे। और बज़ाहिर ये लगा कि ये भी एक इंटरिम अबूरी अरेंजमेंट किया गया है कि ऐसी हुकूमत में जिसमें कि 8 वज़ीर तो है मगर किसी के पास महकमा नहीं है, बल्कि पूरी काबीना मुअल्लक़ नज़र आती है। यानी बजट पहले तैयार हो गया और वज़ीर ख़ज़ाना बाद में आया। वाज़ेह तौर पर वज़रा की तैनाती और कलमदानों के मामले पर नून लीग को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस वक्त 8 काबीना अरकान में से 6 का ताल्लुक़ नून लीग, जबकि 2 का पीपल्स पार्टी से है, मगर पीपल्स पार्टी 3 मज़ीद वजारतों के अलावा वज़ीर आला के मुशीर और मावरीन के ओहदों की भी ख्वाहिशमंद है, जबकि नून लीग में पीपल्स पार्टी को अहम वजारतें देने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
दिलचस्प बात है, इस वक्त पंजाब असम्बली में नून लीग की 165 और पीपल्स पार्टी की महज 7 नशिस्तें हैं, मगर पीपल्स पार्टी हम पल्ला नशिस्तें काबीना में मांग रही है। इस वक्त पंजाब असम्बली में ना तो हुकूमत और ना ही अपोजिशन के पास 186 मेंबरान की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वज़ीर आला हमजा शहबाज को पंजाब असम्बली के 25 अरकान की हिमायत हासिल नहीं रही, जबकि PTI और स्पीकर पंजाब असम्बली का दावा है कि वो अक्सरियत खो चुके हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि हुकूमत बजट पास कराने में कामयाब होगी भी या नहीं। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ की हिमायत हासिल करने के लिए चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात की। अब इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानने के लिए लाहौर जाते हैं, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। ये बताइएगा, अभी तो एक और मसला खड़ा हो गया है अताउल्लाह तारड़ के हवाले से। चौधरी परवेज़ इलाही चाहते हैं कि वो हर सूरत में ईवान से बाहर निकाल दिए जाए और तमाम अरकान जो तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के भी हैं, और ये इस वजह से शायद कार्रवाई रुक गई है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। फ़िलहाल जो 10 मिनट के लिए पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी किया गया था, अब दोबारा शुरू होना था, लेकिन अभी तक जो है वो इजलास इस वजह से दोबारा शुरू नहीं हो पाया क्योंकि अताउल्लाह तारड़ अभी भी ईवान के अंदर मौजूद है और उनका ये कहना है कि हम कानून के मुताबिक 6 माह के लिए जो है ईवान के अंदर बैठ सकते हैं, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली का ये कहना है कि ये पंजाब असम्बली में नहीं बैठ सकते क्योंकि मेरी रूलिंग है और मेरी रूलिंग के ख़िलाफ़ कोई नहीं जा सकता। और स्पीकर पंजाब असम्बली ने यह भी वाज़ह किया कि अताउल्लाह तारड़ का नोटिफिकेशन हमें भी कोई मौसूल नहीं हुआ और वो यहाँ पर किस हैसियत से बैठे हैं। अगर वो नहीं जाते तो उन्होंने फौरी तौर पर सार्जेंट एंड आर्म्स को जो है वो इक़ामात दिए और उनको तलब किया कि वो ईवान के अंदर आए। वो ईवान के अंदर भी पहुँचे तो फौरी तौर पर जो हुकूमती 3 मेंबरान असम्बली थे, जिसमें 2 वज़रा हैं, मलक अहमद खान, सरदार अवैस अहमद लगारी और राना मशहूद अहमद, वो स्पीकर के पास पहुँचे और ये कहा गया कि इनको रहने दें, ऐसा कोई मामला नहीं है। जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने बड़े गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मेरी रूलिंग है और अताउल्लाह तारड़ को बाहर जाना होगा। उसके वक्त ही वज़ीर आला तकरीर कर सकते हैं और पंजाब असम्बली में बजट पेश हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर आके एक डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो बनती इख्तियार जो है वो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। तो ये बताइए कि ये आज सारा दिन इस पर बात होती रही, इतनी मुश्किल से ये बजट इजलास हुआ है, तो इस मामले को जो कि इस वजह निज़ा बन गया है, जिसकी वजह से ये पूरा बजट सेशन जो है वो रुक गया है और एक तातुल का शिकार हो गया है, तो नून लीग और जो दूसरे लोग हैं उनके पीपल्स पार्टी वगैरह वो क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं अताउल्लाह तारड़ पे? और ये भी बताइए हमारे नाज़रीन को, अताउल्लाह तारड़ पंजाब असम्बली के मेंबर नहीं हैं, गोया कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं, कोई 160 से ज़ायद, वो उनमें शामिल नहीं हैं। बिल्कुल वो MPA नहीं है और ना ही कहीं से उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए कभी कोई कागजात जमा करवाए, बल्कि उनको जो मुस्लिम लीग नून और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि वो आइन के आर्टिकल 130 के सेक्शन 2 है, वो ये दावा करते हैं उसके मुताबिक ये वज़ीर बन सकते हैं। जिस तरह वफाक में भी उनका ये दावा है कि जिस तरह वफाक में भी वज़ीर बन जाते थे, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो कानूनी शिक मौजूद है, उसके मुताबिक इनको वज़ीर बनाया गया है और वो तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी है। वही सारे मामला देख रहे हैं, पंजाब के इजलास में भी बैठते हैं, कैबिनेट के इजलास में भी बैठते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं, इजलासों की सदारत भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज के दिन का काफ़ी हद तक इंतज़ार किया जा रहा था स्पीकर पंजाब असम्बली और तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो ये कि जैसे पंजाब असम्बली का इजलास में बजट पेश करने के लिए ये आएंगे तो एडवाइजरी कमेटी में ये मुतालबात रखे जाएंगे, जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट मुतालबात थे। नंबर 1 कि जो केसेस बनाए गए हैं वो ख़त्म किए जाए, और दूसरा कैसे पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर पुलिस दाखिल होकर गिरफ्तार कर सकती है या तशद्दुद कर सकती है। वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं जो स्पीकर पंजाब असम्बली है कि वो IG को आकर सीट पर जाके एक एक फर्द से माफ़ी मांगनी चाहिए, और दूसरा वो ये कहते हैं कि जितने भी केसेस हैं वो ख़त्म हो, और तीसरा उनका यह पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारे 20 अफराद आज ऐवान के अंदर तकरीर करेंगे और वो चाहे जिसके भी खिलाफ हो तो वो हज़फ नहीं होगा कोई जुमला। ये उनके मुतालबात थे, लेकिन किसी मुतालबात पे तो नहीं माने। आखिरकार फिर एक 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है कि जो तमाम ये बताइए, ठीक है, ये तो अभी बात की बात है, पहले तो ये बताइए कि सबसे दिलचस्प बात ये है कि बजट तैयार हो गया, उस वक्त तक वज़ीर ख़जाना नहीं था कोई हमजा शहबाज की कैबिनेट में, और कल ये एक नोटिफिकेशन हुआ जब बजट 100% तैयार हो चुका था कि अवैस अहमद खान लगारी ये बजट पेश करेंगे। तो क्या वो वज़ीर ख़जाना अभी बनाए नहीं गए हैं?
तो वज़ीर ख़जाना के बग़ैर बजट बन गया है, और अगर बना भी दिए गए हैं तो क्या वो परमानेंट होंगे और उनकी कोई इनपुट बजट में शामिल नहीं है। तो ये बजट बना कैसे हो, किसने बनाया? हाँ साहब, इसमें तीन चीज़ें सामने आई हैं। एक तो जब बजट की तैयारी हो रही थी तो पंजाब से बहुत हद तक जो है इन्वॉल्वमेंट की जाती रही, बल्कि ज़्यादातर मामला वफाक से हैंडल किए जाते रहे और कोशिश ये की जाती रही कि किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। और वज़ीर आला पंजाब, क्योंकि उनके पास वज़ीर ख़जाना का चार्ज था, वो रोज़ाना की बुनियाद पर इजलासों की सदारत करते थे और उनकी जानिब से भी जो है वो रोज़ाना जिस कल रात गए तक जो है वो बजट तैयार किया जाता रहा, उसमें ब्रीफिंग दी जाती रही और वफाक से कुछ मवाद आने के बाद बजट जो है वो उसको हतमी दी गई है। दूसरी चीज, वजीर खजाना की तैनाती का जो मामला था वो पीपल्स पार्टी क्योंकि उस्मान महमूद को वजीर खजाना बनाना चाहती थी, और अगर जब वो मामला तय पाए थे कि उनको नहीं बनाते तो हमें कुछ कलमदान दिए जाएं, जिसमें CNW, इरिगेशन और PND की तीन बड़ी वजारतें हैं जिसमें बड़ा पैसा भी है और बहुत ज़्यादा मामला भी इन्वॉल्व होते हैं। उनकी ये ख्वाहिश थी कि पंजाब में, जिस तरह सिंध में वो मामला कंट्रोल रखते हैं बड़ी वजारतों के जरिए, पंजाब में भी उनके पास ऐसी चीज़ें कंट्रोल हों और उसके मुताबिक पंजाब को लेकर चला जा सके। लेकिन नून लीग की जानिब से जो है इस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। नून लीग के पार्टी के अंदर से भी ऐसे कुछ मामला सामने आए जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम इसको बजट के बाद लेके चलेंगे और अभी हम इसकी वजारत का फैसला नहीं कर सकते, और मुस्तफा शुजाउर रहमान को बनाना चाहते थे। उस पर पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात आए जिसकी वजह से मामला इल्तवा का शिकार हो गया। और अब जो वज़ीर ख़जाना बनाए गए हैं ये सिर्फ बजट सेशन के लिए बनाए गए हैं। उसके जो नोटिफिकेशन में भी मेंशन है कि सिर्फ बजट की हद तक, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। इसी तरह वज़ीर कानून भी सिर्फ बजट की हद तक है, उसके बाद ये सेशन के बाद वो भी ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाएगा। चले, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। हम प्रोग्राम में आगे चल के कोशिश करेंगे आपसे अपडेट लें। बहुत बहुत शुक्रिया, हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। इससे इंतहाई गुंजलिक सूरत हाल का तज्ज़िया लेते हैं मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान में जारी सियासी अफरा-तफरी का बदतरीन नमूना पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में नज़र आ रहा है, जहाँ पर बहुत ही अनूठी सूरत हाल है। हुक्मरां जमात जिसका दावा है कि वो हुक्मरां जमात है, उसकी अक्सरियत के बारे में बहुत ही मुतनाज़ सूरत हाल हो चुकी है और एक अंदाजे के मुताबिक ये दरअसल वो हुक्मरां जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके हामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब असम्बली में दरअसल अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये अभी मुतनाज़ मामला है। वज़ीर आला की हैसियत से हमजा शहबाज मौजूद हैं। अब से चंद रोज़ पहले तक वहाँ पर कोई काबीना नहीं थी, मगर फिर 8 अरकान ने हल्फ उठाया और 8 अरकान ने हल्फ उठा लिया तो उनको उनके ओहदे नहीं बताए गए और कोई ओहदे नहीं बांटे गए। इतलात के मुताबिक अंदरूनी तनाज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान काबीना की डिस्ट्रीब्यूशन और ओहदों की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है। वक्त आ गया बजट का और आज बजट पेश होना था, लेकिन ये भी सूरत हाल बहुत ही पेचीदा, बहुत ही गुंजलक रही। आज इस सिलसिले में नून लीग पीपल्स पार्टी की हुक्मरां जमात जो इस वक्त की है और तहरीक इंसाफ वक़ाफ़ लीग वालों के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे। 6-8 घंटे के मुज़ाकरात के बाद बिल आखिर आज इजलास शुरू हुआ और उस इजलास के शुरू होने के बाद एक बार फिर वहाँ तात्तुल हो गया है, जिसके नतीजे में इस वक्त असम्बली की कार्रवाई रुकी हुई है। बजट पेश करना है अवैस अहमद खान लगारी को, वो भी एक बड़ा ही अजीब मामला है। बजट तैयार हो चुका है, अब फिर कहा गया है अवैस अहमद खान लगारी को कि वो वक्ती तौर पर वज़ीर ख़जाना बने और बजट पेश करें, लेकिन अब वो भी कैफियत जो है वो तातुल का शिकार है। कानूनी, आइनी और जमहूरी इन तमाम मसाइल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ माहिर कानून व आइन जनाब बैरिस्टर साद रसूल। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। अजीब व गरीब सूरत हाल है इस वक्त पंजाब की। वहाँ पर जो ये बजट पेश हो रहा है, जो हुकूमत की जो सूरत हाल है और जितना कन्फ्यूजन है वहाँ पर इस वक्त मेजॉरिटी के हवाले से, गवर्नमेंट की जो अपनी एक क्रेडिबिलिटी है उसके हवाले से, उसकी जमहूरियत की जमहूरी क्रेडिबिलिटी है उस हवाले से, उस पस मंज़र में ये बजट तो पेश हो रहा है मगर इसका मुस्तक़बिल जो है उस पर अभी भी एक शेडो तो रहेगा। जी बिल्कुल खान साहब, इस वक्त जो पंजाब असम्बली के अंदर हम चीज़ें देख रहे हैं और जो आने वाले वक्त में मेरा ख्याल है कि मज़ीद इसके अंदर कुछ पेचीदगियाँ आएंगी, जिसमें हमजा शहबाज साहब जो इस वक्त करंट चीफ मिनिस्टर हैं उनके अपने नंबर्स, टोटल मेंबरशिप जो पंजाब असम्बली की टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी उनके पास नहीं है अब डिफेक्टेड मेंबर्स के बाद। तो पंजाब असम्बली के अंदर ये जो बजट की तकरीब है ये तो एक लगता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद मजीद भी बहुत सारे मसाइल आएंगे। लेकिन बजट के पर्सपेक्टिव से मैं गुजारिश करता चलूँ कि कुछ कानूनी बहस कुछ अरसे से चल रही है और वो ये है कि क्या बजट
जो पंजाब असेंबली की टोटल रुकनीत है, जो 380 के करीब उनकी टोटल रुकनीत है, क्या उसकी मेजॉरिटी से पास होना है या बजट सिर्फ उस चीज़ से पास हो जाएगा जितने मेंबरान उस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह करता चलूँ कि रेगुलरली कोई भी बिल जो कि आइन की तरमीम ना हो या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन ना हो या बजट ना हो, जो रेगुलर बिल होता है जो कानून साजी का, वो तो जितने मेंबर्स असेंबली के अंदर मौजूद हों उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही हो उसकी मेजॉरिटी से पास हो सकता है। लेकिन बजट उन चीज़ों के अंदर है जिसके के अंदर विल ऑफ द पीपल यानी कि जमहूरियत की जो बेसिक कंटेंशन है कि मेजॉरिटी पार्लियामेंट की किसी चीज़ के लिए वोट करेगी, वो हमने देखा कि आर्टिकल 63 के अंदर भी, आर्टिकल 63A के अंदर भी और दीगर भी आइन की बहुत सी शिकों के अंदर वो 3 चीज़ों के ऊपर आइन फोकस करता है जिसमें मेजॉरिटी या टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट की मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन और तीसरा बजट। अब सवाल जो इफेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी सवाल जो सामने आता है, जो कि मेरा ख्याल है कुछ दिनों में लिटिगेट भी होगा, शायद अदालतों में भी हम देखेंगे, वो ये है कि अगर मौजूदा लोगों की अक्सरियत से ये बजट पास भी हो जाता है तो उस बजट को 186 वोट नहीं मिले होंगे जो कि ज़रूरी हैं कि पंजाब असेंबली की टोटल रुकनीत की सिंपल मेजॉरिटी हासिल करने के लिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर लेट्स से कि हमजा शहबाज साहब को 172 173 वोट मिल जाते हैं, तो 173 वोटों से अगर बजट पास भी हो जाए तो इसका मतलब है कि 50% जो 50% पंजाब की असेंबली है उसने उसके लिए वोट नहीं किया, क्योंकि 50% असेंबली का वोट होने के लिए 186 का नंबर होना जरूरी है। तो आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि इस आईनी सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि क्या 50% से कम टोटल मेंबरशिप की 50% से कम लोग मिलकर बजट पास कर सकते हैं, और अगर वो बजट पास कर सकते हैं तो क्या वो बजट वाकई जमहूरियत के अंदर एक जमहूरी बजट है जिसके पीछे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंस की आवाज तो है। एडिड कंफ्यूजन है ना कि जो जाहिर है कि मुनहरफीन के हवाले से अभी तो वो एक ज़िमनी इलेक्शन है, मगर जो रिजर्व सीट्स के मेंबर्स की बात है वो उस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की जो रूलिंग है वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है, और वो नंबर्स भी जो हैं वो भी अभी हवा में मुअल्लक हैं, और उसके भी आउटकम के असरात आ सकते हैं इस बजट पे, इस हुकूमत पे। बिल्कुल खान साहब, जो आपने जिस तरफ इशारा किया वहां पे इस तरफ 2 कानूनी मसाइल हैं। सबसे पहले तो ये कि जो 5 रिजर्व सीट के मेंबरान हैं उनके ऊपर आईन पाकिस्तान तो बड़ा क्लियर है कि जो लिस्ट पार्टी ने प्रोवाइड की थी 2018 के जनरल इलेक्शन के वक्त, अगर कोई रिजर्व सीट से या माइनॉरिटी या वुमेन सीट से कोई शख्स डिस्क्वालीफाई होता है या उसकी सीट खाली हो जाती है तो उसी लिस्ट में से अगले बंदे को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। इसकी कोई प्री कंडीशन नहीं है, इसमें कोई डिले होना ज़रूरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो कहता है कि हम बाय इलेक्शन का इंतज़ार करेंगे इस तरह की नॉमिनेशन करने से पहले, इसकी आइन के अंदर कोई नज़ीर नहीं मिलती। दूसरी और साथ ही साथ जो एक और ज़रूरी बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ तो बाई इलेक्शन की सीटों का इंतज़ार कर दिया और उसको कंटिंजेंट कर दिया है, इस रिजर्व सीटों को कंटिंजेंट कर दिया बाई इलेक्शन से। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, जो 20 या 25 अरकान जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया 63A के नीचे, उन सब ने अपनी अपनी अपीलें फाइल कर रखी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आईन पाकिस्तान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला, वो 30 दिन के अंदर अपीलें फाइल होंगी और सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला 90 दिन के अंदर अंदर कर देगा। तो क्या होगा पंजाब के अंदर अगर एक शख्स एक सीट के ऊपर बाई इलेक्शन उससे पहले हो जाता है, एक नया शख्स उस सीट के ऊपर जीत जाता है और कल को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम मुनर्रिफ अरकान की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कर देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन किस सिचुएशन के अंदर खड़ा होगा? क्या होगा? क्या जो नया जीता हुआ कैंडिडेट है वो पावर में आएगा, या जो डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट था जिसकी अपील एक्सेप्ट होगी वो पावर में आएगा? ये कुछ बहुत ही चीदा आईनी नुकात और हैं अभी तो देखिए बैरिस्टर साहब, ये तो अभी मामलात हैं जो कि आगे आने। आज का भी मसला जो अभी अपेरेंटली लग रहा था थोड़ी देर पहले तक कि किसी हद तक हल हुआ है, वो भी फंस गया है, क्योंकि अताउल्लाह तारड़ जो है वो मेंबर नहीं है, MPA नहीं है। अब स्पीकर ने रूलिंग दी उनको निकालना है, वो नहीं निकल रहे हैं। सार्जेंट एट आर्म्स को बुलाया, उनको वो नहीं निकल पा रहे, और इजलास जो है वो स्टक हो गया है बिल्कुल कम्प्लीटली एक बार फिर। और चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि वो इसको प्रोरोग कर देंगे, और ये मामला बहुत ज़्यादा, तो ये एक नया बहरान वहाँ खड़ा हो गया है। अभी इजलास ही आगे नहीं बढ़ रहा है इस वक्त। खान साहब, इनको इजलास देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी जमहूरियत के अंदर जमहूरी रिवायात मौजूद नहीं हैं।
जब स्पीकर की एक रूलिंग आ जाए कि एक शख्स जो कि रेलेवेंट नहीं है उसको एक ऐवान से निकाल दिया जाए, तो इस तरह की बात के ऊपर सियासी अनात को साइड पे रखते हुए स्पीकर की रूलिंग को और उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को, जिसका बड़ा बुनियादी और बड़ा इंपॉर्टेंट रुकन बजट है, अगर इसको इन चीज़ों के ऊपर डिले हो जाएगा कि कोई शख्स जो है वो अताउल्लाह तारड़ साहब ऐवान से निकलने के लिए राज़ी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि अवाम भी देख रही है, हमारी अदालतें भी देख रही हैं, और इस तरह जमहूरियत एज एन इंस्टीट्यूशन बदनाम हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई गेन नहीं होगा। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक उस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, इसके बाद हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। पाकिस्तान की मईशत शदीद तरीन इम्तहान से गुजर रही है। शदीद दबाव है, उस अंदाज की महंगाई है जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के लिए जीना पहले ही दोभर हो चुका है और हालात ये बता रहे हैं कि आइंदा चंद दिन और आइंदा चंद हफ्ते मज़ीद दबाव के होंगे, मज़ीद मुश्किलात के होंगे, और यकीनन ये हुकूमत का भी इम्तहान होगा, रियासत का भी इम्तहान होगा। जब 22 करोड़ आवाम पे इस अंदाज की महंगाई का बोझ पड़ेगा तो यकीनन उसका रद्द अमल भी मिलेगा। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान इस वक्त IMF के भी शदीद दबाव में है, और ऐसा दबाव है कि इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचने और आलमी अदायगियों के लिए IMF को राज़ी रखना ज़रूरी है, मगर बजट ने IMF की नाराज़गी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। अब शहबाज हुकूमत का टारगेट कौम नहीं बल्कि IMF को मनाना है। आज ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बड़ी वाज़ेह और मानी खेज़ सुर्खी लगाई, जिसमें कहा गया पाकिस्तान बजट इज़न्ट इनफ टू अनलॉक IMF लोन, यानी पाकिस्तान का बजट IMF कर्ज बहाली के लिए नाकाफ़ी है। अहम सवाल ये है कि बजट पर IMF की तसल्ली कराए बगैर क्या प्रोग्राम बहाल हो सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि बजट के इजरा से पहले लग रहा था कि बजट IMF की तजावीज़ मर्जी और मंशा पर तैयार होगा, लेकिन बजट पेश करने के 24 घंटों के अंदर वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल खौफ व हरास और मायूसी का शिकार नजर आए। बजट के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट की खूबियाँ गिनवाने के बजाय मिफ्ता इस्माइल ने कौम को खबरदार किया कि IMF बजट से खुश नहीं है और हुकूमत को मज़ीद सख्त फैसले करने होंगे। लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा कि अगर मुश्किल फ़ैसले लेने हैं तो क्या हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानियों के साथ इन मुश्किल फ़ैसलों में खड़ी नहीं होगी, और अगर खड़ी होगी तो क्यों इसी बजट में उसने अपने मुलाजमीन के लिए 15% इंक्रीमेंट का ऐलान कर दिया, तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया, उनके जो टैक्स के गोशवारे हैं उसमें बेहतरी का ऐलान कर दिया, और यकीनी तौर पर एक मजमूई बहुत बड़ा पैकेज जो था हुकूमत ने अपने मुलाजमीन को दे दिया। उस मुश्किल सूरत हाल में जो तारीख की बदतरीन मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के हवाले से सामने आई है, तो हुकूमत ख़ुद उसमें क्यों नहीं शरीक है, और क्यों उसने ऐसे मौके पर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इस तरह का इजाफा किया है। दूसरी बात यह है कि अगर फ़ैसले करने हैं, मुश्किल फ़ैसले करने हैं, तो आसान फ़ैसले जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के ख़जाने के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, और इस हुकूमत की सकत है बासानी वो नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी कि पाकिस्तान का जो कौमी अवार्ड है उसमें शदीद मसाइल हैं, उनको दुरुस्त कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की मुश्तरका हुकूमत है और यकीनन PTI भी इसमें शरीक होगी, और ये बासानी अमल है जो कि हो सकता है हुकूमत ने अपने जो मामलात थे, मिसाल के तौर पे जो उनके केसेस के मामलात थे, जो करप्शन के मामलात थे, जो नैब के मामलात थे, उसके लिए तो फौरी कानून साजी करके कानून मंजूर कर लिया, लेकिन अगर NFC को भी उसमें शामिल कर लिया जाता तो शायद पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के ख़जाने के लिए और इस मुश्किल वक्त के लिए एक बहुत ही उम्दा खबर होती। लेकिन ना ही NFC किया गया, और दूसरी जानिब अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया, और अब सूबे भी इन तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की घबराहट और बार बार पेशानी से पसीना पोंछने से लगता है कि IMF ने बजट में गैर मंतकी रियायतों पर शदीद खफगी का इजहार किया है। दरअसल शहबाज हुकूमत ने अवामी मकबूलियत के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में मज़ीद 5% जैसे मैंने आपको बताया इजाफा किया, जबकि तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 12 स्लैब कम करके 7 कर दिए, और काबिल टैक्स इनकम की हद भी 6 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 12 लाख रुपए सालाना कर दी, और IMF ने इसको रद्द कर दिया है। हुकूमत को इस रियायत को वापस लेना होगा।
ज़राअत, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी किसी न किसी तरह का रिलीफ फराहम किया गया है, जबकि शहबाज हुकूमत ने शोबज इंडस्ट्री के लिए नो टैक्स हॉलीडे जैसी मराद भी दे दी हैं और ये मुजव्वज़ा टैक्स रिलीफ IMF के लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। तशवीश की बात यह है कि पहले ही हुकूमत मुल्की मईशत और कारोबार जो है वो मईशत के हवाले से पिघलता नज़र आ रहा है। आज इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेक्स मार्केट ने विफाकी बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। आज इंटरबैंक ने डॉलर ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड कायम किया और $1 मजीद ₹1.51 महंगा होकर सरकारी तौर पर $203.86 का हो गया, जबकि 1134 पॉइंट्स की कमी से स्टॉक मार्केट 2.7% गिर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 माह की हुकूमत में डॉलर ₹23 महंगा हो चुका है और रुपए की कदर तकरीबन 12% गिर चुकी है। 2 माह में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में तकरीबन 5286 पॉइंट्स की कमी आ चुकी है और 8 हफ्तों में मार्केट 12% गिरी, जबकि अब बिजली और गैस की कीमतों में 45% से ज़ायद इजाफे और पेट्रोल डीजल की कीमतों ने अवाम पर क़यामत ढा दी है। और आने वाले दिनों में जब हुकूमत आलमी मंडी में तेल की मौजूदा कीमतों का हिसाब लगाने के बाद ₹30 लीटर पेट्रोलियम लेवी लगाएगी तो पेट्रोल डीजल ₹300 लीटर के आसपास होगा। यानी कौम को बजट के बाद कई बार मिनी बजट की आफत का सामना करना पड़ेगा और इसका वो दबाव होगा जो कि हर जगह नज़र आएगा। हर चीज़ में बेपनाह महंगाई, यानी कि मौजूदा शरह से भी कई गुना महंगाई नज़र आएगी। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि पेट्रोल डीजल और बिजली गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफे के बाद महंगाई की शरह 25 से 30% हो जाएगी और ये शरह सूद भी बढ़ेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और IMF के डू मोर के मुतालबात के पस मंज़र में लगता है कि शहबाज काबीना ने IMF की जिन सिफारिशात को बजट तजावीज़ का हिस्सा नहीं बनाया, उन्हें मौजूदा बजट की मंजूरी से पहले या कुछ दिनों बाद मिनी बजट की सूरत में पूरा किया जाएगा, क्योंकि IMF की मुखालफत समेत इस सिमत में जाना अब हुकूमत के लिए तकरीबन नामुमकिन है। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल और पाकिस्तान के लिए इस हवाले से इस पस मंज़र में वे फॉरवर्ड क्या है, इस पर बात करने के लिए हमने एक पैनल तश्कील दिया है। तफसील से हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान नासिर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं JS ग्लोबल कैपिटल के, जनाब खाकान नजीब, डॉक्टर खाकान नजीब साबिक़ मुशीर भी हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, और अमार एच खान हैं, तज़ियाकार हैं, माशी उमूर के कॉलमनिस्ट भी हैं, माशी और फाइनेंशियल उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि मेरी ये समझ में नहीं आया, क्योंकि इस वक्त सारा हमारा पाकिस्तान का मकसद मंबा ये है कि किसी सूरत से IMF प्रोग्राम शुरू हो जाए। बजट डॉक्यूमेंट देखने के बाद ऐसा लगा कि जैसे कि हुकूमत के जहन में ये है ही नहीं कि IMF की ओवरसाइट है, IMF के साथ उनका डिस्कशन चल रहा है। उसके बाद जो बजट आया है, अब ख़ुद हुकूमत कह रही है कि IMF ने उसे मुस्तरद कर दिया है। जब ये बजट डॉक्यूमेंट आपने देखा और उस पर जो गुफ्तगू आपने देखी, तो क्या आप भी इतने ही आपको अदम इत्मीनान था और आप समझ रहे थे कि IMF इसको यकसर मुस्तरद कर देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। कामरान भाई, लास्ट प्रोग्राम जब हम रन करते थे, जो एक ही प्रोग्राम है पाकिस्तान ने कंप्लीट किया, तो हम फंड से तय कर बजट प्रेजेंट करते थे। यानी कि जो खद्दो खाल थे वो पहले तय हो जाते थे और फिर 4, 5, 6 जून को बजट प्रेजेंट होता था। तो ये कहना कि हम अब जाके डिस्कस करेंगे, दिस स्ट्रैटेजी शुड हैव बीन रीकंसिडर्ड। सो ये इसलिए फंड से तय नहीं हुआ एंड दैट मेक्स मी वेरी अनकंफर्टेबल। दूसरी चीज़, आप देखें कि इस बजट में जो स्ट्रैटेजी लिखी गई है वो वही स्ट्रैटेजी है जो पिछले बजट में कॉपी पेस्ट कर दी गई है। उसमें लिखा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रोथ बजट, जबकि बाय नो मीन्स फंड सोच सकता है कि हम ग्रोथ बजट दे सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की नीड स्टेबलाइजेशन की है। आज मार्केट्स के गिरने की एक बड़ी वजह जो है, एक सतर है जो लिखती गई है हर टेबल के नीचे। मैंने 11 साल सर्व किया जी एज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Never did we put that sentence. The sentence goes, figures are provisional, final figures will be provided during the budget session. So obviously fund से चूंकि नहीं तय हुआ था तो आपने ये लिख दिया। In the seriousness that we have, we could not have done this. अब आप देखें कि इस बजट को क्लियरली ना ऑस्टेरिटी होना चाहिए था, ना ग्रोथ होना चाहिए था।
इसको एक करेक्टिव बजट होना चाहिए था जो हमारी सिमत को करेक्ट कर देता। कैड का गिरता हुआ और फिस्कल का बढ़ता हुआ खसारा जो है, इन दोनों को हम करेक्ट कर देते कि जो कैड डेफिसिट बढ़ रहा था उसको भी करेक्ट करते और दूसरी को भी करेक्ट करते। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर सका। दूसरी चीज जहां आपने इन्फ्लेशन का जिक्र किया, ये क्लैरिफाई कर देता कि जो एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, एनर्जी में आ रही हैं, इनकम टैक्स में आ रही हैं, ये सारों का बोझ जो है बड़ा एक अजीब और गरीब बात है कि जिस वक्त ये बजट डॉक्यूमेंट है उस पर 11.5% की का इन्फ्लेशन का टारगेट रखा जा रहा है और उसी दिन SPI के नंबर आ रहे हैं 24% के। वो खुद एक जोक लग रहा था। एब्सोल्युटली, दो नंबर तो बिल्कुल ही, एक ग्रोथ का 5% नंबर रखना और ये कहना कि ये ग्रोथ बजट है, और 11.5 का ये नंबर, और बहुत से नंबर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पर एक आप हैरान होंगे कि एक तरफ हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं 10 लाख की जो पर्सनल इनकम टैक्स है, इस वक्त फंड के साथ सबसे कलीदी मसाइल आपके सामने रखते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स का रिफॉर्म जो है स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है, 28 फरवरी को तय होना था, वो ब्रेक हो रहा है। किस तरह ब्रेक हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं 10 लाख की जो इनकम है माहाना की, उस पे 28,000 की छूट दे दी गई है बजट में। 6 लाख पे भी, 5 लाख पे भी, 7 लाख पे भी, सब पे छूट दे दी गई है। गुजारिश यूं है कि इसको करेक्ट कीजिए, 2 लाख तक छूट दें, 2.5 लाख तक छूट दें, ताकि अर्बन जो मिडिल क्लास है जो कि इन्फ्लेशन में हिट हो रही है वो उसमें उनको फायदा हो, और बाकियों का रेट या वही रखें या बढ़ा दें, फंड इस पे एग्री कर लेगा। कामरान साहब, आप ये बताइएगा कि आज जो हमने पैनिक देखा मार्केट में, हमने एक जानिब एक्सचेंज रेट के हवाले से भी और फिर ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी, और ये एग्रीवेट हो रहा है वो जो एक रेस्टलेसनेस है मार्केट के अंदर ओवरऑल, और जो तमाम पूरी सूरत हाल है वो बजट की आने के बाद आज जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है वो उससे लग ये रहा है कि ये पैनिक जो है मार्केट के अंदर वो एग्रीवेट कर रहा है। इसकी क्या वजह थी? थैंक यू कामरान साहब, और बिल्कुल सही तज्जिया आपने भी किया और हमारे कॉलीग ने भी। देखें, जो पैनिक के बढ़ने की वजह है वो रिपोर्ट है जो कि सुबह एक पब्लिश हुई कि IMF के साथ एग्रीमेंट जो है उससे हम बहुत दूर हैं, और मेरे ख़्याल में बजट था, सब ने एंटिसिपेट भी किया था, फाइनेंशियल सर्कल्स में भी एंटिसिपेटेड था कि इसमें तकलीफ़ आएगी, लेकिन उस तकलीफ़ के साथ एक जो अच्छी नवीद हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि IMF ऑन बोर्ड होगा और चीज़ें बिल्कुल स्मूथली हो जाएंगी, जिससे एक क्लैरिटी मिलेगी मार्केट को और मार्केट फिर स्टेबलाइजेशन की तरफ जाए, वो चीज़ देखने में नहीं आई। और उसके बाद जिस तरीके के बयान आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है मार्केट ने उसको बड़ा सिवियरली रिएक्ट किया है कि एक तरफ बैंक्स के ऊपर, और जो सेक्टर पाकिस्तान में हमेशा किसी भी क्राइसिस सिचुएशन के अंदर जब इकॉनमी होती है तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो बर्डन आता है वो ऑलरेडी टैक्स पेयर के ऊपर आता है। सो ऑलरेडी टैक्स पेयर को मजीद बर्डन किया गया, उसके बावजूद भी अगर आप कन्वर्ज नहीं कर सकेंगे IMF के साथ तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल हो जाएगी, और एक रेस्पिरेटरी पे इकॉनमी को इससे ज़्यादा ख़तरनाक झटका नहीं लग सकता। सो बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसमें क्लैरिटी होती और चीज़ें स्मूथ होती, तो यकीनन आप ये वाली सिचुएशन ना देखते, बल्कि एक ज़रा थोड़ा सा इत्मीनान देखते कि अगर ये मुश्किल, जैसे कहते हैं कि बिटर बुलेट अगर जो आपने अगर सॉल्व की है तो उसका नतीजा जो है वो कम से कम इतना मुस्बत ज़रूर है कि IMF इज़ ऑन बोर्ड, और आगे जाते हुए आपको फ्रेंडली कंट्री से भी पैसे मिलेंगे और सिचुएशन एक क्लियर होगी। वो ना होने की वजह से आपने डॉलर पे भी प्रेशर देखा, आपने मार्केट पे भी प्रेशर देखा, और काफ़ी ज़्यादा तशवीश जो है वो लाहक है कि कहीं डिफ़ॉल्ट की तरफ ना चले जाए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और जल्दी इस सिचुएशन को सैल्वेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साहब, आप ये बताइएगा, आप इसका क्या वजह ढूंढ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें हर लिहाज से IMF प्रोग्राम चाहिए, बजट IMF की पहली हदफ है, और जो बजट डॉक्यूमेंट है उसमें जो IMF के टारगेट्स हैं, जो मसाइल हैं, उनको हमने एड्रेस करना था। तो ये सब कुछ ना करके हुकूमत क्या सोच रही थी और क्या था, या वो IMF के साथ बातचीत आ गया, उनको पता था? जैसे कि दूसरे दिन ही मिफ्ता इस्माइल ने जिस तरह की नर्वसनेस की बात की और जिस तरह से एक क्राइसिस की बात की, तो 24 घंटे पहले भी वही सूरत हाल थी, तो वो क्यों एड्रेस नहीं हुई है बजट में आपके ख्याल में? देखें जी, एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल यही थी कि जो बजट पेश होगा उसमें IMF का कंसेंट होगा, एक सॉफ्ट कंसेंट होगा कि हाँ जी ये चीज़ें करनी है, क्योंकि ये डिस्कशंस आज से नहीं, कोई महीना डेढ़ से जो है कॉन्स्टेंटली चल रही थी। तो ये एक सबके लिए सरप्राइज़ था, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स की बात है कि जी इनकम टैक्स एक्चुअली कट हो गए, जबकि बढ़ने थे, अगर बढ़ने भी नहीं तो कम से कम आप मेंटेन कर देते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले से डिस्कस हुई भी होंगी,
IMF ने एक सर्टेन उसमें पैरामीटर्स या कोई रिजर्वेशंस उन्होंने शो करी होंगे कि जी इस हिसाब से करना है, ये होना चाहिए, मगर वो चीज़ नहीं हुई, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमें अब वो फिर से करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें एक रिवीजन भी आए कुछ हो, तब जाके प्रोग्राम क्लोज होगा। आई डोंट थिंक कि इस करंट फॉर्म में ये किसी भी हाल में जो है ये प्रोग्राम कंटिन्यू होगा या IMF अपना इस पर कंसेंट देगा। तो नजीर साहब, जब ये वाली सूरत हाल हो तो गोया कि हम एक कंप्लीटली रिविज़िट करेंगे इस बजट को और एक नई फॉर्म और शेप और नंबर्स के साथ एक बजट हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। हम उसे मिनी बजट कहें, नया बजट कहें, री इन्वेंटेड बजट कहें, व्हाटएवर, मगर वो अब एक बजट तो आना है। अब देखिए, वी मस्ट पुट आवर माइंड्स टुगेदर, और इस वक्त अगर फंड तो करना लाजम मलजूम है, बट अपनी कौम के लिए भी इस बजट में देखें कंप्लायंस के बहुत सीवियर इश्यूज हैं। CNIC की विड्रॉल कर ली गई है जगहों से, CVT एक वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लोकल पे भी और बाहर पे भी। अब आप सोचें, अभी एमनेस्टी दी थी जिसमें स्टेट ने गारंटी किया था कि बाहर की प्रॉपर्टीज पे कोई टैक्स नहीं होगा, आपने जाके एक CVT लगा दिया। फंड बेवकूफ नहीं है, फंड इन चीजों को समझता है कि लॉ क्या कहता है। फिर आपने कमर्शियल पे जो टैक्स है उसको फाइनल कर दिया, उससे और अंडर इनवॉइसिंग बढ़ेगी। फंड इस चीज को भी समझता है। आपने टैक्स हॉलिडे क्रिएट कर दी, चाहे नोशनली हो। ये लिखा हुआ है फंड में कि फंड के प्रोग्राम के दरमियान पाकिस्तान कोई टैक्स हॉलिडे नहीं देगा। आपने 5 साल की वहां पे टैक्स हॉलिडे क्रिएट कर दी। फिर आपने ये किया कि आपने जो अमीर पे बोझ डालना था, हम बारहा, और ये दिस इज अ प्रपोजल आई हैव गिवन टू द गवर्नमेंट नंबर ऑफ टाइम्स, कि सारी जो इनकम्स हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग्स की हैं, कैपिटल गेन्स की हैं, रियल एस्टेट की हैं, डिविडेंड इनकम, इनको क्लब करें और मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्स करें, बिकॉज दी रिच आर टेकिंग द कंट्री मच इजीली बिकॉज उनकी इनकम्स क्लब नहीं हो रही, वो करें। कैपिटल गेन्स पे भी नहीं मूव किया, सिर्फ ये मूव किया कि 4 से 6 साल कर दिया। आप मुझे बताएं कि किस मुल्क में ऐसा होता है कि इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, वेल्थ टैक्स नहीं है, डेथ टैक्स नहीं है, बट मैं कैपिटल गेन्स को भी टैक्स नहीं करना चाहता प्रॉपर्टी पे और 6 साल बाद उसको फ्री कर देता हूं। इस वक्त वो मेजर्स लें कि फंड को ये दिखाई दे कि यू बिकम सीरियस। फिर 4 नंबर मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं कामरान भाई, ये टोटली बजट को हिला के रख रहे हैं। 750 अरब की PDL है, ये नहीं कलेक्ट होगी 300 से ऊपर। 200 अरब का GIDC है। मैंने नवीद कमर और इनके साथ बैठ के GIDC लिखा था जब ये PMLN की गवर्नमेंट थी और ये ऑपोजिशन में थी। ये सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, ये पुराना 300 अरब नहीं कलेक्ट हुआ, ये भी डाइसी नंबर है। तीसरा नंबर 800 अरब का प्रोविंशियल सरप्लस है। एक स्पेंडिंग ईयर में आप 800 अरब कैसे कलेक्ट करेंगे? और आखिरी नंबर जो है वो ये शो करता है कि वी डोंट वांट टू मूव ऑन दी SOEs। 96 अरब की प्राइवेटाइजेशन है। एक RLNG प्लांट की कीमत है $1.5 अरब, अगर हम उसको सेल करते हैं, चलें $1 अरब, दैट इज 200 बिलियन। तो हम जो RLNG पावर प्लांट्स हैं जो 3 साल से बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं बेचेंगे। सो वेयर आर दी करेक्टिव स्टेप्स? दिस इज व्हाट यू नीड टू डू अगर इसकी सैंक्टिटी क्रिएट करनी है फॉर लोकल मार्केट्स, फॉर FX मार्केट्स, फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स, फॉर मल्टीलैटरल्स एंड बायलैटरल पार्टनर्स। और आखिर में मैं कहूंगा ये इस बात पे कि वेयर इज योर मॉनिटरिंग कंप्लायंस, उसके पैसे कहाँ हैं? कहाँ पे है कि हम डेटा माइनिंग करेंगे? हम फिर वही कह रहे हैं कि हम रिटेलर्स पे एक फिक्स टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। 18 से 20% है इकोनॉमी का और उसको हम फिर वहीं पे ले जाएंगे, जबकि पिछले कई दिहाइयों से, मैं ये दिहाइयों का वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं ये सुन रहा हूं कि नादरा का डेटा है वो बैंकों के साथ मिलेगा, फिर FBR माइनिंग करेगा और हम इन लोगों तक पहुंचेंगे। और आज जाके किया हमने ये है कि रिटेलर पे फिर एक फिक्स टैक्स लगा दिया। इफ द कंट्री इज गोइंग टू कीप दिस डायरेक्शन, फंड और नो फंड, इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। बट टुडे विदाउट द कामरान साहब ये बताइएगा कि सब कुछ हम ये कर रहे हैं कि हमारा IMF प्रोग्राम प्रॉपर्ली रिस्टोर हो जाए। IMF प्रोग्राम रिस्टोर हो जाएगा तो जो हमारी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, जो हमारी इस वक्त की ज़रूरत है, $41 बिलियन हमें जनरेट करने हैं, तो वो हम हासिल कर पाएंगे। इंटरनेशनल लेंडर्स के पास चले जाएंगे, चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, सब कहते हैं कि पहले IMF का प्रोग्राम लाओ। तो बताया जा रहा है कि इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है, उस पूरी सूरत हाल में जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएंगे और हम अपने ये बॉन्ड्स वगैरह फ्लोट करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो वो जो आज पूरा जो सूरत हाल है वो भी बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई है। और वो भी एक अपहिल टास्क होगा, आसान टास्क नहीं होगा। क्या ये परसेप्शन दुरुस्त है?
जी देखें, टू अ डिग्री ये बिल्कुल ठीक भी है, और उसकी शायद वजूहात आपको पता है कि इन्फ्लेशन ने तो पूरी दुनिया को लपेट में लिया है, और सुपर कमोडिटी साइकिल है, तो उसके अंदर कमोडिटी प्राइसेस बहुत हाई हैं। अगर आप कोई डेट रेज़ करने भी जाएंगे तो सबसे पहला जो एक चैलेंज होगा कि जिस प्राइस पे आप रेज़ करना चाहते हैं शायद आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे, इट विल बी एक्सपेंसिव। और जो इकॉनमी में डाउनग्रेड हुआ है, डाउनग्रेड होने के साथ भी उसकी वजह से एक जो यील्ड है आपकी उसकी वो बढ़ जाती है, तो यकीनन तो आपकी जो चीज़ आप लेने जाएंगे या बोरो करने जाएंगे तो दैट वुड बी अगेन नॉट इजी एंड इट विल कम एज एक्सपेंसिव। साथ साथ जो मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आता है कि जैसा कि मुझसे पहले स्पीकर कह रहे थे कि फिस्कल कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिस्कल कंसोलिडेशन की साइड पे कामरान भाई, जब तक फिस्कल साइड आप अपनी एड्रेस नहीं करेंगे, आप जिस तरह के भी मेजर्स लें, भले IMF के प्रेशर में लें, जैसे भी लें, मुल्क को आगे चलाना, आप एक बजट से निकलेंगे, आप बीच मिनी बजट्स में आएंगे, और उसके बाद आप दोबारा एक सिचुएशन में फंस जाएंगे। ऐसे इन्फ्लेशन का नंबर भी आपने जिक्र किया कि 24% आया हुआ है। हमने JS में एक एनालिसिस किया था कि अगर ऑयल की प्राइस एवरेज आउट होकर $90 पर बैरल हो जाए तब भी इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो 15% से ऊपर रहेगा, उस सिचुएशन में कि जहाँ के ऑयल में बड़ी सवेयर किस्म की करेक्शन हो जाए। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। एंड सेकेंडली मेरे ख्याल में ये जितने भी मेजर्स पीसमिल तरीके से लिए जा रहे हैं इनको एक दफ़ा लेना चाहिए। आप अगर 60 रुपये का पास ऑन कर सकते हैं प्राइस डिफरेंशियल फ्यूल की प्राइसेस में, तो जो भी आपने अहम इकदाम लेने या आपने अनपॉपुलर डिसीजन लेने या सख्त फैसले लेने, सबको पता है कि इकॉनमी एक मसले में है, उनको जितनी जल्दी लिया जाए और जितना सबको ऑन बोर्ड लेके लिया जाए उतना ही बेहतर होता है किसी भी मुल्क की मईशत के लिए। इसको पीसमिल करना आई डू नॉट थिंक कि वो एक अच्छी अप्रोच है। उससे मार्केट्स और जनरली इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत नेगेटिवली मुतासर होता है और आपको नज़र आएगा वो पैनिक हर तरफ। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, आपको बिजनेस हाउसेज में भी ये पैनिक नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज़ आपने पुरानी पॉलिसीज़ पे लगाई थी और उनको आज ये नहीं पता कि फ्यूचर में जाते हुए अब हमने किस तरफ की डायरेक्शन लेनी है, फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगी। सो आई थिंक एन ओवरऑल क्लैरिटी। तो अमार साहब, आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि अब जो ऑब्वियसली बजट इस शेप एंड फॉर्म में तो नहीं रहेगा जो कि मिफ्ता इस्माइल ने अनाउंस किया है। अब इसमें हम मुख्तलिफ बड़ी बड़ी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद ये 5% ग्रोथ और उसके बाद फिर जो हमारे रेवेन्यू टारगेट्स हैं और ये तमाम मामलात हैं, हमें अपनी मईशत को आगे बढ़ाने के लिए अगर IMF की तसल्ली हो जाती है तो वो उसके जो मसाइल होंगे, हमारी अपनी ग्रोथ पे जो हमारे मसाइल हैं वो कितने सिवियर होंगे जॉब क्रिएशन पर, और फिर ज़ाहिर है कि बिज़नेस और हमारा जो तमाम मामलात हैं वो भी श्रिंक करेंगे बुरी तरह से। देखें जी, जैसे कि शुरू में खाकान साहब ने बोला कि दिस नीड्स टू बी अ स्टेबलाइजेशन बजट, नॉट अ ग्रोथ बजट। स्टेबलाइज करेंगे तो आगे ग्रोथ करेंगे। अगर हम कोशिश करेंगे कि अभी ही ग्रोथ मिल जाए तो हो सकता है कि हम एक बहुत सीवियर क्राइसिस की तरफ और बढ़ जाएं। जहाँ तक बात है कि 5% ग्रोथ की, 5% ग्रोथ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास, इतनी फ़ॉरेन फंडिंग या फ़ॉरेन डेट ही अवेलेबल नहीं होगा जिसमें हम वो रेस कर सकें और 5% की ग्रोथ फंड कर सकें। इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट हो गई, उसमें रिस्क ऑफ सिनेरियो आजकल चल रहा है। उसके मुराद ये है कि जो भी इन्वेस्टर हैं वो रिस्की एसेट को ड्रॉप कर रहे हैं और पाकिस्तान इज़ अ वेरी रिस्की एसेट, तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी के पास बाहर जाके इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी किस्म की फंडिंग रेस कर लें। सिमिलरली इन्फ्लेशन अगेन इम्पॉसिबल है कि जी 12% या 11.5% का जो टारगेट है वो अचीव हो। हाँ, अगर कोई एक फ्रीक इवेंट हो गया कि जी तेल $60 पे आ गया, $70 पे आ गया, तो ये हो सकता है। स्टेटस को में जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम देख रहे हैं जैसे जून 2008 ऑनवर्ड्स, अगर शायद आपको याद हो, इन्फ्लेशन जो है 20% से ज़्यादा क्रॉस कर गई थी और अगले 12-15 महीने तक जो है वो 20 के आसपास रही थी। इन्फ्लेशन अगर साल की हम 20% पे भी क्रॉस कर लें तो दैट विल बी अ बेनिफिट। अगर ये जो डिसीजंस हैं वो ना ले पाएंगे तो हो सकता है 25-30% पे भी हम चले जाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएं। IMF बहरान, बदतरीन महंगाई, उसमें मज़ीद इजाफा, ये कैसे रुक सकता है, क्या मसाइल है, चैलेंजेस क्या हैं, इस पर हमारी गुफ्तगू जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है, इसके बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरानों में से एक और बहरान से इस वक्त गुजर रहा है। चैलेंजेस संगीन हैं, इस पर हमारी बात जारी है। एक बहुत उम्दा पैनल हमारे साथ मौजूद है। वक्त से कबल आपने देखा डॉक्टर खाकान नजीब, साबिक मुशीर ख़जाना, जनाब कामरान नासिर, CEO JS ग्लोबल, और अमार H खान, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ हैं। खाकान साहब, हम जो ये IMF के लोहे के चने चबा रहे हैं उसका बुनियादी टारगेट मिशन ये है
कि हमें अगले साल के लिए 41 बिलियन डॉलर 41 बिलियन डॉलर की हमें बोरोइंग करनी है। हमें इंटरनेशनल लेंडर्स के पास जाना है और हमने एक 41 बिलियन डॉलर की बोरोइंग करनी है। और ये वो मार्केट है जो कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया इस वक्त हिली हुई है, और ज़ाहिर है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर पूरी दुनिया के अंदर है, मसाइल पूरी दुनिया है, और फिर ज़ाहिर है बॉन्ड यील्ड्स वगैरह जो है वो बढ़ रही है। तो ये जो हमारा 41 बिलियन डॉलर का टारगेट है, IMF प्रोग्राम मान लीजिए कि हो जाता है, वो कितना सहल होगा, उसमें कितनी मुश्किलात होंगी? तो हम पहले समझते हैं कि 41 बिलियन का फिगर कैसे क्रिएट हो रहा है। 21 अरब डॉलर जो है वो तो हमारी एमोटाइजेशन और डेट पेमेंट्स हैं, और जो मार्कअप हमने देना है, तो ये 21 अरब डॉलर, ये इस पे अगर आप कुछ मेहनत करें तो इसमें कुछ रीरोल कुछ कंट्रीज के साथ करके आप इसको किसी तरह मीट करें। फिर हम ले रहे हैं 9 से 12 अरब डॉलर का करंट अकाउंट। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट फिगर। आई थिंक दैट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 5 to 6 बिलियन डॉलर, और यहाँ पे 3 से 5 अरब डॉलर बचा लें ताकि आपको ये बोरो ना करना पड़े। ये टारगेट ही जो है अनरियलिस्टिक है। 5% अगर ग्रोथ को समझ के रखा गया है तो इसको नीचे लाइए, सो दैट आपकी बोरोइंग 41 से फौरन 3-4 बिलियन डॉलर नीचे ड्रॉप कर जाती है। और तीसरा, आप इसको इसमें ऐड कर रहे हैं कि आपने 5 बिलियन डॉलर अपने रिजर्व्स को बढ़ाना है, तो आप इस फिगर पे पहुंच रहे हैं। उन 5 को भी ज़रूर रखें, पर देखते रहते हैं कि कैसे कैसे हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको हम पिकअप करते हैं। हम रेमिटेंसेस को कैसे पिकअप करते हैं, बिकॉज रेमिटेंसेस भी ड्रॉप कर गई हैं। सो माय फर्स्ट थिंग इज़ कि आप 41 के फिगर को हिट करें और उसको नीचे लाएं। उसको नीचे लाया जा सकता है 9 से 12 का करंट अकाउंट को ड्रॉप करें। उसके बाद ये है कि फंड हो जाए मल्टीलैटरल से। ADB इज विलिंग टू कम ऑन बोर्ड विद अ हायर अमाउंट। आप बजट फाइनेंसिंग जरूर करें, बट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में बहुत पैसे पड़े। कामरान खान साहब, गिव मी अ सेकंड। इधर आप फिर मेहनत आ जाती है हम पे। आई हैव ऑलवेज सेड लेट्स डू आवर होमवर्क। व्हाट डू आई मीन कि वापडा के प्रोजेक्ट्स हैं, डिस्कोस के प्रोजेक्ट हैं। आप प्रोजेक्ट्स को जिस तरह स्ट्रीमलाइन करके बढ़ाते चले जाएंगे, अगर आपके अगले साल की प्रोजेक्ट लेंडिंग जो है वो 2 से 4 बिलियन डॉलर है, उसको डबल किया जा सकता है। Project lending is the cheapest lending that comes into the country. It is the longest tenure lending that comes into the country. So वहां पे पैसे पकड़ें। दूसरी चीज ये है कि जरूर फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाएं, ऑयल फैसिलिटी को डबल करा लें। दैट्स 37 अरब डॉलर का फिगर लें। ये जो मैंने आपको बाकी चीजें कही हैं, इस पे डे इन एंड डे आउट फॉर्म अ कमेटी, और उस कमेटी का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो इसको हैंडल करे। तो कामरान साहब, जो हमारी मार्केट्स हैं जिसमें कि ऑब्वियसली कि ये जो हमारी स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, या जो दूसरी तमाम मार्केट जो है, उनके लिए साय ऑफ रिलीफ क्या हो सकता है इस तबाहकुन सूरत हाल के अंदर, जिसमें कि वो एक ठंडी सांस लें और कहें कि चलें कुछ तो है, और फिर उससे उसकी बुनियाद पर फिर हम बिल्ड करें। क्योंकि अभी तो एक कमोशन है, एक क्योस है, एक अजीब इंतहाई घबराहट की सूरत हाल है। वो क्या जेस्चर हो सकता है, वो क्या डेवलपमेंट हो सकती है? कम साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके शोज में हम पहले भी इसका जिक्र करते रहे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी होना इज़ ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। आज देखें 4 के मल्टीपल पे मार्केट ट्रेड कर रही है। 4 के मल्टीपल पे कभी भी आपको पिछले माजी में को 10-15 साल में ऐसा नज़र नहीं आया होगा कि आपको इतने ज़्यादा चीप स्टॉक्स मिल रहे हों। लेकिन होने के बावजूद फॉरनर्स भी नेट सेलर्स हैं, और लोकल मार्केट में भी कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। वजह कि नंबर 1, वी आर नॉट क्लियर कि IMF कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा, उसके क्या आगे से कंडीशनैलिटीज़ होंगी। नंबर 2, जब IMF हो जाता है उसके फ़ौरन बाद आपको एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी भी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल नॉइज़ जब बढ़ा हुआ होता है तो एक क्राइसिस से आप निकलते हैं, आप दूसरे में चले जाते हैं कि ये पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट होंगी भी कि नहीं होंगी, एंड अल्टीमेटली आप किधर जाएंगे। सो ये दोनों का होना मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली साई ऑफ रिलीफ इज़ IMF हैपनिंग। दूसरी साई ऑफ रिलीफ आपके लिए होगी कि पॉलिटिकल क्लैरिटी हो कि कब इलेक्शंस होंगे और किस सिमत में आप जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल में, पाकिस्तान अब मज़ीद मुतामिल ये इन चीज़ों के नहीं हो सकता कि हम आए दिन किसी ना किसी का उस पर एक स्टिंग ऑपरेशन करें इकॉनमी को ठीक करने के लिए। अब IMF ने जो शराइत रख दी वो आवाम पे बहुत भारी पड़ती हैं, आप उस तरफ जाएँ। मेरे ख्याल में जो भी मईशत को देख रहे हैं उन सब को, वो आज हैं या कल हैं या उससे पहले थे, आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होंगी। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हम पहले ब्लीड कर रहे हैं, और उसके ऊपर हमने इतना ज़्यादा उसका बर्डन अभी तक कैरी कर रहे हैं। वी शुड स्टॉप इट। एंड सेकेंडली, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ाना, ये आपका शायद मुस्तकबिल दूर में
ये हल नहीं है पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का। पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स में फर्दर एवेन्यूज़ को आइडेंटिफाई करना, उन पे मेहनत करना, ताकि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को रैपिडली इंक्रीज़ करें। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे पोटेंशियल है, आपके टूरिज़्म में था, आपके मुख्तलिफ एरियाज़ में था, आपको उनको कैपिटलाइज करना है, लोकल इंडस्ट्री की तरफ जाना है। बिकॉज इम्पोर्ट लेड इकॉनमी जिस तरीके से आप चाहें 4%, 5%, 6% इम्पोर्ट लेड ग्रोथ क्रिएट करें, करंट अकाउंट डेफिसिट के क्राइसिस में जाएं और दोबारा से किसी IMF प्रोग्राम में जाएं, हमें ये वाली चीज़ को तोड़ना होगा। एंड फाइनली मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इतनी बड़ी आपकी इकॉनमी जो कि इस वक्त अनडॉक्यूमेंटेड ऑपरेट कर रही है, उसकी तरफ मुझे हमेशा जब स्टेप्स नज़र आते हैं, और मैं किसी गवर्नमेंट की तरफ नहीं कह रहा, लेकिन हर तरफ मुझे हाफ हार्टेड स्टेप नज़र आते हैं। ये स्टेप्स बड़े कॉन्क्रीट होने चाहिए, बड़े सोचे समझे होने चाहिए, बिकॉज सर्वाइवल आपका फिजिकल डिसिप्लिन में है और किसी चीज़ में नहीं है। और अमार साहब ये बताइएगा कि गो के यकीनन टॉप प्रायोरिटी इस वक्त यह है कि हम IMF प्रोग्राम में आ जाएं और उस डिसिप्लिन में आ जाएं जो कि IMF साथ लाता है, और फिर उसका ज़ाहिर एक इंटरनेशनल मैसेज जाए। मगर क्या इतना ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फ्यूचर भी है और पॉलिटिकल सर्टेनिटी भी है? क्योंकि बहरहाल इस वक्त जो भी सूरत हाल है, कोई भी नहीं कह सकता कि ये गवर्नमेंट जो है ये 2 महीने है, 3 महीने है, या 6 महीने है, या 8 महीने है, और बहुत ही भी लगाएंगे तो 9-10 महीने ही है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं है। कितना इम्पॉर्टेंट है कि क्लियर कट डायरेक्शन नज़र आए कि पाकिस्तान किस सिमत में आगे बढ़ रहा है पॉलिटिकली। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। IMF के प्रोग्राम चलें जैसे तैसे करके कर भी लेंगे, मगर जब तक पॉलिटिकल नॉइज़ कम नहीं होगी, जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी, उस वक्त तक कोई डिसीजंस नहीं लेगा। बिजनेसेस जो हैं वो अपने होल्ड करके रखेंगे, इन्वेस्टर जो हैं वो पैसे होल्ड करके रखेंगे। जैसे कामरान साहब ने बोला कि 4 के PE पे हमारा इंडेक्स चल रहा है, स्टॉक्स चल रहे हैं, देर सो चीप, मगर फिर भी कोई ख़रीदने वाला नहीं है। वो इसीलिए नहीं है बिकॉज देयर सो मच पॉलिटिकल नॉइज़ कि आपको क्लैरिटी नहीं है आगे होगा तो क्या होगा। तो और सॉवरन रिस्क में भी जब हम एवेल्यूएट करते हैं, जैसे जो डाउनग्रेड हुआ हमारा क्रेडिट रेटिंग, वन ऑफ द रीजंस इज़ पॉलिटिकल नॉइज़ या पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी। जब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो ऑटोमेटिकली दैट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन योर सॉवरन क्रेडिट या जो क्रेडिट स्प्रेड्स होते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है बहरहाल कि अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, अगर हमें किसी भी किस्म की ग्रोथ चाहिए या फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहिए, फॉरेन फ्लोज चाहिए प्राइवेट, उसके लिए वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इन हालात में नो वन वुड वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। तो वो हमें पैकेज चाहिए काका नजीब साहब, डॉक्टर साहब, कि ये हम एक से काम नहीं बनेगा, यानी कि सिर्फ फंड हो जाए तो उससे काम नहीं बनेगा। पॉलिटिकल सर्टेनिटी, पॉलिटिकल डायरेक्शन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो अलहदा से नहीं हो सकती। तो हमें किसी सूरत से क्लब करना है, अगर पाकिस्तान को किसी भी कैफियत में इससे रेस्क्यू करना है, सेल्वेज करना है इस सिंकिंग सिचुएशन को, ये हमें दोनों का मुरक्कब चाहिए। देखिए, हमें इन दो को अगर डिवाइड करूं, बिल्कुल ठीक है, सर्टनिटी तो तभी आएगी, बट इकोनॉमिक फ्रंट पे मुझे एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि सारे जो गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हमारे अदारे हैं वो सामने आके ये बयान कर दें कि एनर्जी अगले 3 महीने में कैसी दिख रही है, क्या प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स हैं, प्राइवेटाइजेशन में अगले 3 से 6 माह में क्या होने वाला है, क्या एडजस्टमेंट्स हैं, टैक्स में, कंप्लायंस में हम क्या करने लगे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करने लगे हैं, पॉलिसी में हम क्या करने लगे हैं 3 से 6 माह में, बिकॉज गेम अब 3 से 6 माह की है। ऑन दी फॉरेन एक्सचेंज हम कैसे बिल्ड करेंगे, क्या पाथ है, हम 9 से कैसे बढ़ेंगे चाइनीज मनी के आने के बाद, व्हाट इज द क्लियर पाथ। मार्केट्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए ये बिल्कुल क्लैरिटी आ जानी चाहिए। इसके साथ साथ देखें, पॉलिटिक्स की जहां तक बात है ना, इस वक्त तो मैं ये कहूंगा कि everyone has to come together to save the country from becoming another Sri Lanka. Please come together. Establishment, judiciary, politicians, all the political parties, everyone has to have one aim, and that aim is how do we build our foreign exchange reserves so that we don't get into an issue. और लोकल प्रोग्राम क्या है, जब आप लोकल प्रोग्राम सामने रख देंगे ना, फंड तो हो ही जाएगा साथ, बट लोगों को ये दिखाई देगा कि द गवर्नमेंट, द कंट्री, द नेशन हैज अ ग्रिप ऑन व्हाट वी वांट टू डू। अभी ये दिखाई दे रहा है कि 3 दफा हमने फंड को मिस किया है। अब क्यों ना मार्केट्स जिट रही हों। वॉशिंगटन में फरवरी में थे, क्लोज हो रहा था, नहीं हुआ। दोहा गए, मैं समझता था कि क्लोज हो जाएगा, सेवरल ब्यूरोक्रेटिक फ्रेंड्स के साथ गप हो रही थी तो मैंने कहा जरूर क्लोज हो जाएगा। वी केम बैक, वी डिडंट क्लोज। बजट से पहले तो आई वाज श्योर कि क्लोज हो जाएगा, नहीं हुआ। अनसर्टेनिटी क्यों ना हो। अब भी मेरी गुजारिश ये है, कम क्लीन ऑन ऑल द एडजस्टमेंट्स दैट आर नीडेड, कॉम आपके साथ खड़ी हो जाएगी, बोझ डाल सकते हैं। साहब, एक सेंस मैं चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि चले कल को
हम तो बहुत कंपल्सिव ऑप्टिमिस्ट हैं कि अल्लाह करे कुछ अल्लाह ताला की मदद आए और ये दोनों चीज़ें फंड का होता नज़र आए, हो जाए, फिर कुछ पॉलिटिकल डायरेक्शन नज़र आए। लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है हमारी मार्केट के अंदर? क्योंकि एक सेंस ये है कि शायद ये इशू नहीं है और बहुत ही बड़ी ये सिचुएशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवेलेबिलिटी है और इतना सस्ता जब ये मार्केट होगी और वो लिक्विडिटी अनलीश हो तो काफ़ी बेहतरी हो सकती है। तो लिक्विडिटी की क्या सेंस है आपके पास कि अगर हालात में बेहतरी हो तो वो अनलीश हो सकती है, वो अवेलेबल है या वो भी ड्राई हो रही है? हमसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करंटली तो ड्राई इसलिए हो रही है क्योंकि आप यील्ड्स देखें कि जो गवर्नमेंट बोरिंग है, जो बॉन्ड्स उन्होंने इशू किए, उनकी यील्ड्स कहाँ चली गई। जब यील्ड्स इस तरह की होंगी और ओएमओ से भी जो पैसे लेंगे और वापस वो हायर स्प्रेड के ऊपर गवर्नमेंट ही उठा के उनको बोरो कर लेगी, तो यकीनन इक्विटी मार्केट से पैसे निकलेंगे। क्लैरिटी नहीं है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कंपेलिंग सिचुएशन ये बन जाएगी कि स्टॉक मार्केट इतनी सस्ती है कि रिस्क वर्सेस रिटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो रिटर्न अपसाइड इतनी बड़ी है कि अगर इन चीज़ों पे क्लैरिटी हो तो स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी आना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और बड़ी तेज़ी के साथ आप देखेंगे कि पैसा दोबारा डाइवर्ट होगा और इसी साइड के ऊपर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ से अपसाइड की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है। तो अमार साहब आपका भी क्या ये व्यू है? क्योंकि जो नंबर्स दूसरे अब से पहले जो थे ख़ास तौर पे रिटेल सेल्स वगैरह के और ओवरऑल भी जो लिक्विडिटी के दूसरे जो सिग्नल्स होते हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग रहे, नॉट विद स्टैंडिंग जो ओवरऑल इकोनॉमिक हमारा सिनेरियो है उसके मुकाबले में। बिल्कुल जी, मैं एग्री करूँगा कामान साहब से कि इंटरेस्ट रेट जैसे जितने हाई हुए हुए 15% शॉर्ट टर्म का जो रेट है वो 14.5-15% पे है। तो इन हालात में इक्विटी में कोई क्यों जाएगा जब कोई क्लैरिटी ना हो। जब थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, अनसर्टिनिटी ख़त्म हो जाएगी, पॉलिटिकल नॉइज़ थोड़ी ड्राई आउट हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जो है सिस्टम में इक्विटी मार्केट में वापस आ सकती है, बिकॉज अपसाइड जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और इसमें जो है वंस अगेन जो है हमें जो है एक रन अप जो है एक रैली हमें मेजर नज़र आ सकती है, बट प्रोवाइडेड के देयर इज सर्टेनिटी ऑन बोथ IMF एंड इकोनॉमिक फ्रंट एज वेल एज पॉलिटिकल फ्रंट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाखान नजीब, जनाब कामरान नासिर और अमार एच खान। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का खिताब होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।